Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. चले आप चाहें तो अपना किक्स का भी बता दीजिएगा थोड़ा सा शुरू में। अच्छा, किक्स का हवाले से यही है कि हमारी एकेडमी है, हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसको हम साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेसिकली हमारा एफिलिएशन यूटी लाहौर के साथ है और मेन कैंपस यूटी लाहौर में ही है, ये उसकी एक ब्रांच है। तो साइबर सिक्योरिटी में यूटी लाहौर का नाम तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सभी को पता है, और उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं उनके हवाले से भी मैंने काफ़ी लोगों ने ट्रेनिंग्स ली भी हुई हैं, और इदारों के डिफरेंट इदारों में चूँकि हम ट्रेनिंग्स देते हैं मोस्टली, हमने कॉरपोरेट से डायरेक्टली कंज्यूमर की तरफ जंप किया है। तो अब शायद स्टूडेंट्स को अभी शायद इतना इल्म ना हो, लेकिन ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला लोगों को अभी आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक था एक्सएसएस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के हवाले से। मेरा इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 to 9 years इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ की फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो हम इस आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा फॉर्मली एक्सएसएस को इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर हम इसकी थोड़े से प्रैक्टिकल या लैब ओरिएंटेड काम की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। हम देखेंगे कि एक्चुअली इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इसका बग बाउंटी के हवाले से, या जो लोग थोड़ा सा इसको कमर्शियल हवाले से इसको या पेन टेस्टिंग के फील्ड के अंदर हैं, कैसे इसकी पीओसी जनरेट कर सकते हैं, कैसे इसको कस्टमर को दिखा सकते हैं कि हाँ आपके एप्लीकेशन के अंदर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ऑटोमेटेड टूल्स तो आपको बता देते हैं कि इस लिंक के ऊपर एक्सेस की वल्नरेबिलिटी है, लेकिन क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता उसको जब तक पीओसी ना करवाया जाए कि ये हाँ ये इस लेवल की बेसिकली वल्नरेबिलिटी है, उसके साथ क्या क्या हम हो सकता है। तो टाइप ऑफ एक्सेस है, थ्योरेटिकली आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा, रिफ्लेक्टेड है, स्टोर्ड है, लोकल है। रिफ्लेक्टेड में हम क्या करते हैं कि कोई भी किसी को लिंक सेंड कर देते हैं, क्लिक करने के ऊपर उसकी जो इसके पीछे लिंक के ऊपर जो एक्सेस छुपी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। स्टोर्ड की सूरत के अंदर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और सिंपली वहाँ पे कमेंट्स के अंदर, रिमार्क्स के अंदर सिंपली आप अपना पोटेंशियल जिसके अंदर स्क्रिप्ट होता है वो पुश करते हैं और उस डीबी में सेव हो जाता है। फिर जब आप कोई भी यूजर उस पेज को विजिट करता है तो वो पेज लोड होने के साथ साथ आपका स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली हम अब देखेंगे। आज की लैब के अंदर हमारा मोस्टली काम जो होगा वो स्टोर्ड एक्सेस के इर्द गिर्द घूमेगा। लोकल पीडीएफ वगैरह के अंदर, फ्लैश के अंदर जी काम हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम है, पोटेंशियली इतना ज्यादा नहीं हो रहा। तो हम जो मोस्ट वायबल पिक्चर है या जिससे हमें ज्यादा चीज को क्लैरिटी होगी, हम उसी चीज को पकड़ेंगे ताकि हमें उसका क्लियर कंसेप्ट हो कि भाई एक्चुअली ये कहाँ वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, उसका काम क्या है और किस तरह एक्चुअली हो रही है। टाइप के बाद हम रिफ्लेक्टेड एक्सेस की थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। मतलब आप एक ईमेल किसी को सेंड करते हैं, ईमेल के साथ आपने बेसिकली स्क्रिप्ट अपेंड किया होता है, विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करता है और उस लिंक के साथ जो आपने एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट होता है वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है। यूजर एक्चुअली उस स्टार्टिंग स्क्रिप्ट के स्टार्ट को देख रहा होता है, जिसमें वो बैंक होता है या इदारा होता है, उसकी लेजिटिमेट जो है स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल yahoo.com है, gmail.com है, google.com है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसी वेबसाइट का एग्जैक्टली सेम होगा। जो एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट होगा जो हमने अपेंड किया होगा वो हमारी चॉइस का होगा, ये उसके अंदर हमारा मलिशियस स्क्रिप्ट होगा जो उसके ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट कर जाएगा। स्टोर्ड एक्सेस की बात कर ली हमने कि हम उसकी कमेंट सेक्शन में, किसी भी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में जाते हैं और वहां पे अपना कमेंट्स के अंदर अपना पेलोड या मलिशियस एक्सेस को पुश करते हैं और वहां पे डीबी के अंदर सेव हो जाता है। जो भी विजिटर उस पेज को विजिट करता है वो अल्टीमेटली उस स्क्रिप्ट का शिकार हो जाता है। तो वो उसको विक्टिम जो है ना, वो स्क्रिप्ट जो है वो विक्टिम बना देता है अपना। तो ये प्रैक्टिकली हम एक सारी चीजें देखेंगे भी और उसको हम एनालाइज भी करेंगे। लेकिन हम इसको पावर देखना चाहते हैं कि एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट क्या इतनी पावरफुल चीज है, क्या हम इससे पूरे के पूरे सर्वर हैक कर सके। इसके लिए हमें इसका बेसिकली सिक्योरिटी मॉडल देखना पड़ता है
कि जावास्क्रिप्ट का सिक्योरिटी मॉडल क्या कहता है। जावास्क्रिप्ट का सिक्योरिटी मॉडल कहता है कि ये एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के अंदर रन करता है, इसको रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क एक्सेस होती है, इसके ऊपर सेम ओरिजिन पॉलिसी भी लागू होती है। अब बहुत से लोगों को पता होगा कि ब्राउजर के अंदर सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं कुछ छोटा सा बताता चलूं, इसका थीम बताता चलूं कि जो वेबसाइट जिस यूआरएल से लोड होती है, जिस पोर्ट के थ्रू आप डाटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसी यूआरएल और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चीजें उसके ऊपर वो उसके राइट्स होते हैं कि उसको मॉडिफाई कर सके या उसके ऊपर कम्युनिकेट कर सके या उसके साथ खेल सके। अदर यूआरएल्स, अदर कुकीज के साथ वो मैनिपुलेशन वो नहीं कर सकता। तो इसको किस तरह ओवरकम किया जाता है, इसको किस तरह इन सारी चीजों को मलिशियस स्क्रिप्ट के अंदर हम करते हैं, वो भी हम ऐसे से देखेंगे। और यूजर कैन ग्रांट प्रिविलेजेस टू साइन स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट के अंदर किसी और पेज से स्क्रिप्ट लोड करता हूं, तो उसी का कंसीक्वेंसेस होते हैं, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। आपने देखा होगा मोस्टली पेजेस होते हैं जो अपनी लाइब्रेरीज डिफरेंट सोर्सेज से लोड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियसली बैक इन 2009-10 के अंदर मैं भी डेवलपमेंट किया करता था। तो हमारी हतमी कोशिश होती थी कि हमारी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो हम गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड कर लें, हम अपने सर्वर्स के ऊपर ना रखें। तो उसके अंदर हमसे क्या मिस्टेक होती थी, ये क्या प्रॉब्लम्स होते थे, वो भी हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के अंदर कि भाई क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, वो हम कोडिंग के अंदर थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ से अभी परेशान नहीं होना कि कोडिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम जो कोडिंग का मॉडल देखेंगे वो इंशाल्लाह सिंपल होगा, वो आपको इजीली समझ आएगा। अच्छा, ये बेसिकली लोगों ने देखा होगा कि यार इसने बात की है ये स्टोर्ड एक्सेस होता है, ये एक्सेस, डॉम की इसने बात ही नहीं की बेसिकली। तो डॉम की बात ही नहीं करते हैं कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो करता है। यानी कि जो एचटीएमएल का पेज होता है वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट की सिचुएशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे लिए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके अंदर मेथड होते हैं, उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के मुताबिक चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं, और डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम उसका रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है डॉक्यूमेंट की, तो हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। तो ये बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और मेथड भी होते हैं टू प्ले विद दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए, उनके डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए उनके ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करता है। ठीक हो गया? मेरे ख्याल में ये व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं लिख रहा, लेकिन शेयरिंग, लेट मी। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा आगे परसू करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, हमारा क्या क्या जावास्क्रिप्ट कर क्या सकता है हमारे ब्राउजर के साथ। तो सिंपल स्क्रिप्ट्स हैं, हम डिफरेंट प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट से रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो मोस्ट, मतलब हर डेवलपर जिसने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में काम किया होगा उसने ये प्रॉपर्टीज तो मस्ट यूज की होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ, मैं एक इनपुट फील्ड डालता हूँ, मैं कोई भी जो वेब पेजेस के अंदर मेरा कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको मैंने एक्सेस करना है, तो मैं उसके आईडी के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखो कि इनपुट फील्ड है, उसके अंदर एक आईडी का टैग होता है जो बेसिकली हमें उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करने के लिए हेल्प आउट करता है। तो आगे चल के मैं आपको कोड में दिखा भी दूंगा कि ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम डालते हैं और किस तरह एक्सेस करते हैं। ये थोड़ा सा शुरू में थ्योरेटिकली थोड़ा बोरिंग जो है वो है, स्टफ है। तो इंशाल्लाह ताला आगे जाके आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। अच्छा, पेज मैनिपुलेशन करते हैं हम, पूरा का पूरा पेज बेसिकली उस खेलना शुरू कर देते हैं जब जावास्क्रिप्ट हमारा वहां पे एग्जीक्यूट हो जाए, या जावास्क्रिप्ट की हम इंटरनेट यूजर हो तो। ठीक है, हम डिफरेंट एलिमेंट ऑन द फ्लाई क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट का नेम देने के बाद क्रिएट टेक्स्ट नोट क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड चाइल्ड,
रिमूव चाइल्ड, ये सारे के सारे वो प्रॉपर्टीज है, ये वो काम है जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नई विंडो क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पॉपअप पुश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इनकी एग्जाम्पल और इसकी प्रैक्टिकल हम आगे चल के हम बी फ्रेमवर्क के अंदर देख लेंगे, जब हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे आपको। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बहुत बैक इन 2016 या 15 मैंने अक्सर की या खुद भी इस चीज का बड़ा लुत्फ उठाया, वो था कि क्लिपबोर्ड का डेटा कंटेंट जो है ना वो इजीली जावास्क्रिप्ट ग्राब कर लेता था। तो मैं यूजर जो भी मेरी वेबसाइट पे था, मैंने ऑनलाइन फॉर्म बनाए हुए थे, तो जो भी विजिट मेरे ऑनलाइन फॉर्म को विजिट करता था तो उनकी क्लिपबोर्ड में जो डेटा होता था वो मैं इजीली कॉपी करके डेटाबेस के अंदर सेव करवा लेता था। ये छोटा सा तो मैं नमाज थोड़ी देर से पढ़ूंगा, सेशन चल रहा है। ये मेरे ख्याल में किसी का माइक 1 घंटा तो चलेगा जी, ये आप नमाज पढ़ लें फिर। अच्छा, ये साहिब में मेरी चाय ज्यादा बन गई, बिल्कुल थोड़ी सी पियेंगे आपके? ले लें। लेट मी म्यूट कहाँ से होगा? देखें अभी खाना भी नहीं खाया जाएगा। अच्छा अच्छा, पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा माइक को म्यूट रखिएगा। अच्छा, हम आगे करते हैं। तो मेरा मोस्ट इंटरेस्टिंग जो काम होता था, जो मेरा स्टफ था, वो मैं बेसिकली क्लिप बोर्ड पे चीजें कंटेंट कॉपी कर लेता था। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे मिल जाती थी। सम टाइम पासवर्ड्स कॉपी किए होते थे। जो लोग डिफिकल्ट पासवर्ड रखते हैं वो कॉपी करके कहीं रख लेते हैं, तो जब वो लॉगिन करते हैं तो वो पासवर्ड वहां से कॉपी करके उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते थे। तो सम टाइम आपको पासवर्ड भी क्लियर टेक्स्ट के अंदर मिल जाते थे। तो इसकी पावर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आगे चल के हम इसको फ्रेमवर्क को जब देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि हम इसके साथ कर क्या कुछ कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग काम होता था वो हम पोर्ट स्कैनिंग होता था बिहाइंड फायरवॉल। अब बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्वेश्चन करते थे कि सर हाउ इट पॉसिबल कि बिहाइंड द फायरवॉल हम स्कैनिंग कर रहे हैं थ्रू एक्सेसेस। यस, ये हम एक्चुअली करते हैं। हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं बिहाइंड दी उनकी इसकी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल में एक इमेज मैंने आपको टैग दिखाया हुआ इमेज सोर्स और उसकी प्राइवेट आईपी की कोई खास पोर्ट को मैं हिट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक यूजर मेरे पास आता है और वो पेज लोड करता है और उस पेज सोर्स के अंदर मैंने उसकी इंटरनल आईपी की किसी पोर्ट को हिट किया हुआ है, तो वो पेज जैसे ही उसकी ब्राउजर में लोड होगा तो उसकी प्राइवेट आईपी को एक दफा हिट करेगा या उसकी तरफ उसके वहां से जो कंटेंट है वो उठाने की कोशिश करेगा। तो वो एक डिफरेंट टेक्निक्स है जो स्कैनिंग के लिए एक्सटेंसिवली यूज होती रही हैं। अभी कुछ लेटेस्ट ब्राउजर के अंदर कुछ लिमिटेशंस या कुछ रिस्ट्रिक्शन आई हैं, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें वेब आरटीसी आ चुका है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, मतलब इंटरनेट नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। और मतलब जो हैकर होते हैं वो स्पेशली अगर किसी ब्राउजर तक एक्सेस कर ले तो वेब आरटीसी को बेसिकली टारगेट करते हैं ताकि उसके इंटरनल नेटवर्क पे कितनी डिवाइसेस है उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। अच्छा, अब थोड़ा सा बोरिंग कंटेंट हम स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम थोड़ी सी लैब की तरफ। अब मैं आपके साथ अपनी वीएम शेयर करने लगा हूँ और हम थोड़ा सा अब let me share my whole desktop. मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम की वजह से लगता है कि मैंने एक्सेस ये जूम बहुत कम यूज किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ से शेयर हो रहा है स्क्रीन। आई थिंक दिस इज। अच्छा, मुझे फीडबैक देंगे कोई? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त? हाँ जी, साफ नजर आ रही है। ठीक हो गया। यस यस। अच्छा, हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह शेयर के अंदर जब आपको ना वो ऑप्शंस देगा मुख्तलिफ। हाँ बस आ गया, आपका ये नजर आ रहा है हमें एक्सप्लोरर वगैरह, ठीक हो गया। डेस्कटॉप वेबिनार्स का फोल्डर। अच्छा, अब हम एक वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अब हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे मेरे ख्याल में। मैंने लोकल होस्ट पे एक वेबसाइट होस्ट की हुई है।
अच्छा, आपके पास लोड हो गई है, नजर आ रही है स्क्रीन में आपको ये वेबसाइट जो लोड हुई पड़ी है? यस हाँ ब्रदर। जी, नजर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक वेबसाइट है जो नॉर्मली ऑलमोस्ट हमारे इस वेब के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 65% वेबसाइट इस किस्म की बनी होती हैं, जिनके पीछे एक एडमिन पैनल चल रहा होता है और फ्रंट पे आपका एक इंटरफेस चल रहा होता है जिसमें सर्विसेज रन हो रही होती हैं। दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ वेब पेज। सॉरी। तो इसके अंदर हम अब देखेंगे कि फ्रंट एंड पे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अच्छा, मैं थोड़ी सी चीजें आपको और भी बताना चलूं जो आपके बहुत काम आएंगी। और लोग कहते हैं कि मेरे पास ये टूल होना चाहिए, मेरे पास वो टूल होना चाहिए। और मैं बग बाउंटी वगैरह के प्रोग्राम करता हूँ और मैंने मोस्टली वो टूल यूज किए हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जिसके लिए कोई टूल एडिशन टूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेवलपर डेवऑप्स होते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ वेबसाइट की चेक कर सकते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। वो हम अगर आप इसके F12 पे क्लिक करें तो ये डेवलपर टूल्स ओपन हो जाते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के टूल्स हैं जो हमें बहुत जबरदस्त ओवरव्यू देते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर इवन वर्नेबिलिटीज वगैरह के अंदर भी हम डिग डाउन कर सकते हैं। कंसोल है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट लोड होगा या डॉम बेसिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ से टेस्ट करेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं टूल का ओवरव्यू इस वजह से देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, कल आप खुद प्रैक्टिकल करना चाहें या इसके ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू करना चाहें तो आप इजीली कर सकें। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन होता है स्टोरेज की टैब। बहुत कम लोगों ने देखी होगी ये टैब और या इसको एक्सप्लोर किया होगा। इसके अंदर जो आपने वेबसाइट खोली थी उसकी कुकीज तक भी हम व्यू कर सकते हैं, कैशे, स्टोरेज, कुकी, अगर डीबी से कोई कनेक्शन बन रहा है, लोकल स्टोरेज के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कुकी बन रही है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास आ रही है कि इस वेबसाइट के अंदर जो कुकी है बेसिकली वो कौन सी है और उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। अब अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एक कुकी यूज करूँ, जो मैंने अभी लॉगिन किया हुआ था तो कुकी सेशन के अंदर सेव हो गई थी। तो अभी चूंकि इसमें डेवलपर ने मिस्टेक की हुई है कि सेशन को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, तो इवन मैंने लॉग आउट करने के बाद भी मुझे वो कुकी यहाँ पे नजर आ रही है। और आप देखेंगे कि HTTP ओनली कुकी नहीं है, फॉल्स आ रहा है, सिक्योर नहीं है, फॉल्स आ रहा है। इसके इम्पैक्ट उन चीजों का भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें मिटिगेशन की भी चीजों को थोड़ा बहुत देखना है। मैं बहुत डेप्थ के अंदर नहीं जा सकूंगा, टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है क्योंकि एक्सेस के ऊपर हम 3 सेशन करते हैं नॉर्मली। हम एक पे इसकी एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं, दूसरे पे हम इसकी मिटिगेशन देखते हैं और थर्ड में जाके हम लेटेस्ट टेक्निक्स में ब्राउजर और जो इन डेप्थ डिफेंस होता है उन टेक्निक पे डिस्कशन करते हैं। तो चूंकि हमने तीनों सेशन को इकट्ठा किया हुआ है तो हम थोड़ा सा और भी चीजों का देता जाऊंगा, साथ साथ आप इसको बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि चीजें किस तरह काम कर रही हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक जो वेबसाइट है ये बेसिकली HTTP ओनली कुकी यूज नहीं कर रहा, तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूजर है, वेबसाइट पे साइन अप के यूजर साइन अप का इजीली ऑप्शन मतलब आपको मिल जाएगा और कोई भी यूजर इसको साइन अप कर सकता है। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, मैं सिंपली लॉग इन करूंगा और student@gmail.com और इसको पासवर्ड 1234 है, मैं इसको लॉग इन कर लूंगा। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली 10 मिनट में, मेरे ख्याल में हम दोबारा से सेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो। ऑलरेडी जो है ना कम्युनिकेटेड। अच्छा, अब हमने ये सेशन लॉगिन कर लिया है, मेरे पास ये यूजर लॉग इन है और मैं अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस पेज पे ऊपर देख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं कमेंट्स के ऑप्शन में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चिकन के कोई डिश को सिलेक्ट करता हूँ और मैं व्यू करता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इज दिस वेब एप्लीकेशन इज वल्नरेबल टू एक्सेस अटैक। मैं इसके HTML ऑप्शन में आया, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। हम नॉर्मली अलर्ट से ही स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अलर्ट से टैग करते हैं कि क्या हम अलर्ट पॉपअप करवा सकते हैं कि नहीं। लेट मी चेक। तो चूंकि अब इससे ज्यादा मैं इस पे टाइप नहीं कर सकता, यहाँ पे ब्राउजर के अंदर एक चेक लगा हुआ है। इसको हम कैसे बाईपास करेंगे,
यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट दिया, अच्छा अब हम इसको यहाँ से इंसर्ट डॉक्यूमेंट मतलब ये रिकॉर्ड किया, तो ये हमारे पास इसके ऊपर कमेंट्स सेव हो गए। और अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ तो ये चूंकि हमारे पास इसने टैग को हमने कमेंट करने की कोशिश की है, स्क्रिप्ट ओपन किया है, क्लोज नहीं किया, तो बेसिकली लिमिटेशन आई है। इसने डीबी के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट कमेंट्स पुश किए हैं लेकिन इनकम्प्लीट पुश किया। हम देखना चाहते हैं कि बैकएंड डेटाबेस के अंदर कैसे सेव हो रहे हैं, तो वो डेटाबेस को अब यहाँ से देखना चाह रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इसने हमारा टाइटल के अंदर भी इन वो टैग स्क्रिप्ट पुश किया है और स्क्रिप्ट के अंदर भी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसने टेक्स्ट को हमने सैनिटाइज किया हुआ है, इनपुट को। और अब हम यहाँ से इसको टेक्स्ट के अंदर ही रिमूव करने के बाद रीलोड करते हैं, तो चेक करते हैं कि इसने स्क्रिप्ट को एज इट इज प्रिंट कर दिया है, बट इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ। मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट कर नहीं कर पा रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद चूंकि मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा था और इस पेज को इसने डिस्टर्ब किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके HTML या टाइटल पेज के अंदर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन की पावर है। मैंने सिंपली आपको पहले भी बताया था कि इसके डेव ऑप्स के टूल यूज करते हुए, डिफरेंट इसके ऑप्शन को यूटिलाइज करते हुए हम इसकी ये रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करेंगे। हमें पता चला कि इनपुट टैग की जो मैक्स लेंथ है 15 है। हमने इसकी मैक्स लेंथ को यहाँ से रिमूव किया। अब हमारे पास लिमिटेशन रिमूव हो गई है। मैंने ये स्क्रिप्ट अलर्ट का स्क्रिप्ट डाला, इंसर्ट प्रेस कर दिया। देखिए मेरे पास इस वक्त ये सॉरी ये जो स्क्रिप्ट है एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ तक तो हमें पता चला कि हम इस पेज के अंदर एक्सेस को हम पुश कर सकते हैं या हम यहाँ से एक्सेस को इंजेक्ट कर सकते हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? लोग कहते हैं कि ठीक है, ये अलर्ट पॉपअप करना तो कोई बात नहीं है, अलर्ट तो कोई भी पॉपअप करवा लेता है। तो रियल जो थ्रेट है जो हमारे इसके साथ इन्वॉल्व है, वो क्या चीज़ है या वो क्या है जिससे हम इसको बेसिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा अपनी काली लिनक्स के ऊपर आऊँगा और अगर आपको मेरी काली लिनक्स नजर आ रही है और मैं इसको ब्रिज मोड में बेसिकली, लेट मी चेक कि ब्रिज मोड में है कि नहीं, ताकि हम अपना एक्सप्लॉइट यहाँ पे जो मैं इसको ब्रिज मोड में एक दफा कॉन्फ़िगर कर लूँ, उसके बाद हम परसू करते हैं आगे। हो गया। अब हमारे पास जो मशीन है वो हमारी मैं इसकी आईपी एक दफा चेक कर लूँ। मेरे पास इस मशीन की आईपी आ रही है 192.168.8.103 बेसिकली। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्टर लगा लेता हूँ अपने पास। पोर्ट में सिलेक्ट 800 पोर्ट सिलेक्ट करके ये मैं एक लिस्टर लगा दिया जो मेरी पोर्ट 8000 पे लिसन कर रहा है बेसिकली। और ये
हर इनकमिंग रिक्वेस्ट को 8000 की पोर्ट पे सुन रहा है, और ये मतलब जो भी इसके पेज पे रिसीव होगी उसको यहाँ पे पेंड कर देगा। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं कुकी स्टीलिंग करता हूँ। फर्स्ट टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिकली मैं कुकी स्टील कर लूँ, और इसको मैं अपने विक्टिम यानी काले लिंक्स के ऊपर सेंड कर दूँ। मैंने क्या किया, एज यूजुअल मैंने इस पेज पे इसकी रिस्ट्रिक्शन को बाईपास किया, मैक्स लेंथ की हमने इसको रिमूव किया। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा और इसकी मैंने आईपी क्या रखी, 8.103। अब ये मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली, और मैं चेक कर लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ कि आईपी यही है। अब ये मैंने यहाँ से इसको ये रिकॉर्ड इसके अंदर पुश कर दिया। अब जो भी इस पेज को विजिट करेगा उसकी आईपी यहाँ पे हमें कालिनिक्स के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगी। लेट मी चेक कि मुझे कुकी रिसीव हुई कि नहीं। ये देखिए मुझे यहाँ पे कुकी, विक्टिम की कुकी रिसीव होगी। जो भी इस पेज को विजिट करेगा उसकी कुकी यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। ये इसकी कुकी है जो मुझे यहाँ पे रिसीव हो गई है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि आपने कुकी से क्या निकाल लेना है या कुकी का क्या कर लेना है। बेसिकली मैं पूरा का पूरा सेशन हाईजैक कर सकता हूँ। अच्छा, अब सिनेरियो ये है, एडमिन भी इस पेज पे आता है, डेफिनेटली उसने आना है, विजिट करना है, उसने अपना सेशन भी लॉग इन करना है। क्या मैं अगर एडमिन की कुकी स्टील कर लूंगा तो क्या मैं उसके एडमिन पैनल को लॉग इन कर सकता हूँ? लेट मी चेक। हम इसको थोड़ा सा थॉरोली रिव्यू करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी चूंकि सेशन डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं कहता हूँ कि सेशन एक दफा रिकनेक्ट कर ले। 1 मिनट रिमेनिंग है, तो उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं ताकि वो डिसरप्शन ना हो, एक कंटिन्यू फ्लो के अंदर हम इस प्रोसेस को करते जाए। तब तक मैं आपको थोड़ा सा जो टूल्स का आइडिया दे रहा हूँ कि टूल्स के साथ हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बग बाउंटी इंटरेस्टेड लोग, वो लड़के जो बग बाउंटी करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो बेसिकली इस डेव ऑप्स के टूल को बहुत थॉरोली देखने की जरूरत होती है। यहाँ पे हम पोटेंशियली इतना कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी आपको, अगर आपको थोड़ी सी एक्सेल हो जाएगी तो आप यहाँ से बेसिकली काफ़ी सारे जो है बग्स यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारी यहाँ पे एजेक्स की कॉल्स बेतहाशा चल रही होती हैं। मेरे ख्याल में सेशन डिस्कनेक्ट होने के लिए 1 मिनट रह गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारी जो एजेक्स की कॉल होती है, अब एजेक्स का एक टर्म यूज मैं बार बार कर रहा हूँ, शायद 2-3 दफा मैंने यूज किया। तो जो जावास्क्रिप्ट है ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट यूज कर रही है, बल्कि इसके ऊपर बड़े बड़े फ्रेमवर्क बन चुके हैं। जेएस का, जैसे एंगुलर जेएस वगैरह, जो पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जो जावास्क्रिप्ट ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम कर रही है। और मतलब अब तो हम जावास्क्रिप्ट को कह सकते थे, पहले एक डिबेट हुआ करती थी कि क्या हम जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, लेकिन अब लिटरली हम इसको जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ऑलमोस्ट वो सारा काम कर रहे होते हैं जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नॉर्मली होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इस नेटवर्क के टैब को क्लिक करें और इसके अंदर कोई भी एजेक्स की कॉल होगी, तो वो यहाँ पे हमें नजर आ रही होती कि कौन सी कॉल ऐसी कॉल है। मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर लूं। अच्छा, अब मैं मेरी काली लिरिक्स आपको नजर आ रही है सबको? जी जी आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास सेशन आईडी हमें रिसीव हो गई है, जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेशन आ चुका है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर का सेशन है और हम इंटरेस्टेड नहीं है एक नॉर्मल यूजर के सेशन सील करने में। इसके अपने बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली हम किसी कोलीग्स का या हॉरिजॉन्टल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, किसी का अकाउंट स्टील कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत के अंदर हमारी इंटरेस्ट बेसिकली एडमिन पैनल तक रसाई है, जहां तक हम मतलब स्टील करने के बाद हम मजीद वनरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल इंजेक्शन वगैरह हमें मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं इसको जो प्रीवियस सेशन है, अब मैं एडमिन के तौर पे इसको लॉग इन करूंगा।
मैं यहाँ पे अपनी प्रीवियस डिस्कशन को डिसकंटिन्यू करता हूँ और हम अपनी इस डिस्कशन को, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, कि अभी काफ़ी कुछ कंटेंट रहता है, तो इसको मैं थोड़ा सा कंटेंट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे करता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल यूज़र है। अब हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास ये यूज़र लॉग आउट हो गया। लॉग आउट करने के बाद हमें पता है कि जब एडमिन आएगा तो उसको एडमिन पैनल की एक्सेस करने के लिए यहाँ से ही एडमिन पैनल की एक्सेस लेगा। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल यूजर आता है, एडमिन एक्सेस करने के बाद वो अपने क्रेडेंशियल्स देता है फॉर एग्जांपल, और वो सिंपली लॉग इन कर लेता है। अच्छा, अब ये एडमिन पैनल है, ये हमारा टारगेट है बेसिकली, कि हम कैसे इस एडमिन पैनल को इसके सेशन को हाईजैक कर सकते हैं। डेफिनेटली एडमिन जब लॉगिन हो जाता है, इस सेम सिचुएशन, सेम थिंग गोज फॉर दी वर्डप्रेस ब्लॉगर्स वगैरह की जितनी भी बनती है, उनके लिए सेम एडमिन पैनल होते हैं। तो सेम कुकीज होती है, सेम सेशन हाईजैक हो सकता है अगर उसके अंदर एक्सेस की वर्नेबिलिटी हो। तो ये हम कंसिडर करते हैं कि किसी वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, उसमें लॉगिन हो गया है। अब वो लॉगिन करने के बाद डेफिनेटली अपने फ्रंट एंड पे भी लॉगिन होके ही आता है। अब वो उस पेज को, फॉर एग्जांपल हमें एक्सेस मिलता है तो हम मल्टीपल पेज के अंदर अपना बेसिकली पेलोड इंजेक्ट करते हैं। अब वो विजिट करते करते उस पेज के ऊपर आता है जहां पे हमारा पेलोड बेसिकली छुपा हुआ है। अब वो उसको विजिट करता है, जैसे ही उसको विजिट करेगा बेसिकली, तो उसका एक जो है ना, ये तो पॉपअप तो बेसिकली अलर्ट, वो अलर्ट था जो हम पहले इसके इंजेक्ट कर चुके थे। जब हमने साइलेंटली कुछ चीज करनी होगी तो हम इस किस्म के पॉपअप नहीं करेंगे। वो जब हम साइलेंटली हम करेंगे तो सिंपली पेज लोड हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली वो उसकी कुकी रिसीव कर लेंगे जो एडमिन की होगी। अब वो इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ क्या एडमिन की कुकी मुझे रिसीव होती है कि नहीं। और ये देखें, अब आप खुद अब देखें, ये कुकी थी एक नॉर्मल यूजर की, इसका सेशन कोई और है। ये एक कुकी आ रही है जो अब हमारे पास एक एडमिन की कुकी है। यहाँ पे अब गेम आ जाती है बर्फ सूट की। बर्फ सूट क्या करता है कि हमें इंजेक्शन हम थोड़ा सा इजीली हो जाता है। वैसे तो हम मैनुअली भी कुकी एडिटर से ये कुकी पुश कर सकते हैं। अगर आप कुकी एडिटर यहाँ पे जाएं तो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्राउजर के अंदर कुकी एडिटर करें, यहाँ पे कुकी पुश करें और इंपोर्ट कर लें और कुकी को रिप्रोड्यूस कर लें। लेकिन चूंकि हमने एडवांस लेवल पे प्रोडक्शन करनी है और डिफरेंट टेक्निक्स, उसका डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो हम बर्फ सूट का इस्तेमाल करेंगे और उसमें अपनी कुकी को इंजेक्ट करेंगे। लेट मी अब शो के पे कैसे हम करेंगे एक्चुअली। और एडमिन पैनल को हम काली लिनक्स के अंदर, हमने कोई सेशन लॉगिन नहीं है हमारे पास। मैंने विंडोज की सर्विसेज को, फायरवॉल को ऑफ करता हूँ कि मैं वेबसाइट बेसिकली अपनी काली लिनक्स से एक्सेस कर सकूँ। वो चूंकि वेबसाइट चूंकि होस्ट होती है वो तो उसमें एक्सेस प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चूंकि विंडोज की अपनी फायरवॉल इंटर नेटवर्क के ऊपर एक्सेस अलाउ नहीं करती, इसलिए इसमें फायरवॉल ऑफ करनी पड़ रही है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन एक्सेस के लिए भी करना पड़ रहा है। ये मैंने फायरवॉल ऑफ कर ली और अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि अपने चेक करते हैं कि हमारी आईपी क्या है बेसिकली। हमारी है 8.101। अब इस आईपी को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने काली लिनक्स के अंदर से 192.168.101 और मुझे अपना वैम सर्वर एक्सेस हो गया और उसके अंदर मैं वेबसाइट जो हमने अब ये वेबसाइट मुझे यहाँ पे एक्सेस हो गई है। अब मुझे इसकी एडमिन पैनल का भी चूंकि पता है, लेकिन मुझे चूंकि अभी मेरे पास कुकी रिसीव हो गई है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली एडमिन पैनल को यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं उसके डैशबोर्ड पे अगर क्लिक करूँ तो मैं उसके डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता, क्योंकि बेसिकली मेरे पास कोई राइट्स नहीं है और वो मुझे रीडायरेक्ट करता है उस पेज की तरफ जो लॉगिन पेज है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बर्फ सूट में कॉन्फ़िगर करता हूँ और अपनी प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट बर्फ सूट वो कैप्चर करे। तो लेट मी कॉन्फ़िगर माय बर्फ सूट।
वर्कशीट कर ले। हमारी इंग्लिश की शायद प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी जो है ना गलती के लिए जो है हम पहले से मदद खुआएं। ये थोड़ी सी मैंने एडिशनल सेटिंग की थी, इसको मैं चेंज कर लूं। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूँ, और अब ये मेरी रिक्वेस्ट चूंकि वर्बशूट प्रॉक्सी के थ्रू जाएगी, लेट मी चेक। और यहाँ से मैंने प्रॉक्सी को बेसिकली इंटरसेप्ट को ऑफ कर दिया। अब हमारी रिक्वेस्ट सारी सारी वर्बशूट प्रॉक्सी के थ्रू जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता हूँ और प्रॉक्सी चेंज कर लेता हूँ और अपनी कुकी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ, और मैं इसको जब पुश करता हूँ तो यहाँ पे पुश करने के बाद ये जो कुकी आई है, अब ये कुकी बेसिकली एडमिन की कुकी नहीं है, मैं ऑलरेडी कैप्चर कर चुका हूँ एडमिन की कुकी। मैंने यहाँ से कॉपी की, वर्कशूट में आया, और यहाँ पे मैंने ये कुकी पेस्ट कर दी। मेरे ख्याल में कॉपी ही नहीं हुई, या हो गई कॉपी, आई थिंक ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इस इंटरसेप्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया, और मैं ब्राउजर के अंदर चेक करता हूँ क्या ये मुझे एडमिन पैनल की एक्सेस दे रहा है कि नहीं। हियर वी गो, और हम एडमिन पैनल के अंदर आ चुके हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जिसके जहनों में आते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि फिर बाद में शायद हम एग्जैक्टली इसको रेप्लिका ना कर सके, क्योंकि हम आगे आ जाएंगे, हमारी सेटिंग सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन के अगर क्वेश्चन है तो मैं उनको आंसर कर सकूँ। नो वन? नहीं तो इसके लिए अगर उसको हम समझना चाहें फिर से, तो मतलब जो वेबसाइट है उस पे हमें मेन मतलब अभी तो आपके पीसी पे होस्टेड है ना, मतलब कहीं और होस्टेड है, उस पे हम जाके वहाँ इंसर्ट करेंगे, फिर हमारा जो लिस्टेड होगा वो भी पब्लिक आईपी होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक ना भी हो तो हमारे पास बेस्टाशा वेबसाइट्स हैं जो पोर्ट फॉरवर्डिंग का काम दे रही हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो पोर्ट फॉरवर्डिंग का काम दे रही है, जो आपके लोकल पीसी को आपके ऊपर काली लिंक्स पर फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं अपनी काली लिंक्स में रिमोटली एक पोर्ट फॉरवर्ड करके रखता हूँ 2222 portmap.io के ऊपर से। portmap.io मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। ये आपको एक पोर्ट की फॉरवर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आप इस पे अकाउंट बनाएं, ये portmap.io फ्री पोर्ट फॉरवर्डिंग सोल्यूशन। तो ये एक आपको आईपी पब्लिक डिफाइंड आईपी आपकी एक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। वो आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर इसको पाथ देंगे तो आपकी काली लिंक्स को डायरेक्टली वो जो है ना एक्सेस हो जाएगा। हमने बेसिकली इस पे अच्छा खासा काम किया हुआ है। मतलब आई डोंट वांट टू मेंशन, बैक इन 2015-16 के अंदर मैंने फेसबुक के जो अकाउंट हैक किए थे या उनकी फिशिंग की थी, उनके अंदर भी हमने ये कुछ किया था। सॉरी टू से कि वो, लेकिन वो एक जस्ट फॉर फन था दोस्तों के दरमियान कि हम किस तरह कर सकते हैं फेसबुक के अकाउंट ना। तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट्स किया और हमने इनको लैब्स के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर हमने चीज़ पुश की और यूजर ने की और हमें एक्चुअली पासवर्ड मिले अपने घर में बैठे हुए पीसी पे काली लिंक्स के ऊपर। हमने portmap.io यूज किया। आप भी ट्राई कर सकते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा अगर आप खुद से करना चाहें। अच्छा सर, ये पूछना था कि जो DevOps आपने इंस्टॉल किया है ये फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे? कौन सा जो इसकी जो वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए आपने मेंशन किया था DevOps? नहीं, ये DevOps कोई जो टूल आपने बताया था। DevOps बेसिकली नेटिव टूल्स हैं, ये ब्राउजर के नेटिव टूल है, ये मेरे टूल्स नहीं है। मैं DevOps की बात करता हूँ कि ये डेवलपर्स टूल होते हैं। ये बेसिकली ब्राउजर इटसेल्फ देता है ब्राउजर को। अभी अगर आप F12 अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और आप मोबाइल से यूज नहीं कर रहे, ब्राउजर ओपन करें और F12 की प्रेस करें तो आपके पास ये टूल्स आ जाएंगे। सही, अच्छा सही।
तो ये सारे के सारे ये टूल हर अवेलेबल तो इसके ब्राउजर में अलावा है। काली लिनक्स में भी टूल्स होते हैं अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की हम स्कैन करें किसी वेबसाइट को, वो कि हम इसमें आगे क्या हैं, क्या वो वल्नरेबिलिटीज हम, हैं? हाँ वो हम अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, पूरा फ्रेमवर्क आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसकी मैं आपको पोटेंशियल दिखाने अच्छा लगा हूँ कि हम खुशी कर, उसमें वो थोड़ा सा डेप्थ के अंदर आ जाएगा, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर में। ये बेसिक लेवल था, ये सही। हमारी फर्स्ट स्टेज फर्स्ट है, जिसपे हम आके क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है, फिर हम थोड़ा सा डिप डाउन डीप करते हैं। अब हम थोड़ा सा कालिनिक्स के अंदर जंप करेंगे और थोड़ा सा डीप जाएंगे, वहां पे फिशिंग अटैक भी एक्सरसाइज के देखेंगे, डिफरेंट टाइप के देखेंगे। मैंने जो लास्ट टाइम हमने सही। सेमिनार किया था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमने लाइव वेबसाइट के अंदर किया था, और उस वेबसाइट के अंदर चूंकि यूनिवर्सिटी के अंदर होस्टेड थी, तो उस पे ऑलमोस्ट हमने 150 स्टूडेंट्स का थ्रेशोल्ड बर्दाश्त किया था हम्म एक्सएसएस के अटैक करके। वो अब मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, और वो इट्स बिट इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा मजा आएगा उसको देखते हुए। लेकिन इसके अंदर ये जो टूल्स हैं, मैं ऑलमोस्ट अपने जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं, तो उनके डेव ऑप्स की टूल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेशन लगाता हूँ, ताकि उनका हाथ सीधा हो सके। ये टूल्स बहुत अच्छे टूल्स हैं, सही। और जो बग बाउंटी हंटर है उनको यहाँ से जितना कुछ मिलता है, और बग बाउंटी की भी हम 1-2 सेशन कर लेंगे आगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी ने मौका दिया और थोड़ी सी मसरूफियत में हम टाइम निकाल सके, तो वो मैं एक बग बाउंटी की स्पेशली, क्योंकि मैंने बहुत से देखे जो लोग सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, मतलब मैं जी मेंशन नहीं करना चाहता, वो कहते हैं ऐसे कर लो तो वैसे कर लो। हम मैं थोड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि भाई बग बाउंडिंग प्रैक्टिकली सही। कैसे होती है, कौन से मैं सही। डिफरेंट बग्स आपको फाइंड आउट करके दूंगा लाइव वेबसाइट के अंदर। डिफरेंट वेबसाइट मुझे पता है जहाँ पे बग्स लाइव चल रहे हैं, मैं इनको ईमेल भी कर चुका हूँ, सही। लेकिन डेफिनेटली वो बॉदर नहीं कर रहे। तो हम प्रैक्टिकली उन चीजों को हम्म एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली किस तरह एक्चुअली आप बग बाउंटिंग सही। करते हो, आप एजेक्स की कॉल को किस तरह मॉनिटर करते हो, आप एपीआई की कॉल किस तरह मॉनिटर करते हो। मैं एक बहुत मशहूर टूल यूज करता हूँ, मतलब जो मशहूर नहीं है, जो बहुत बहुत कम यूज होता है, वो फिडलर है। और वो उसकी पावर क्या है, उसके किस किस तरह हम यूज कर सकते हैं, वो ये एक मतलब इस पे वो 2-3 सेशन और मजीद हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फील्ड हमारी हैकिंग की फील्ड इतनी वसी है कि एक टॉपिक पे 1-1.5 घंटा मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, पीस ऑफ जो ना छोटा सा नट है, छोटा सा। तो हम थोड़ा सा आगे परसू करते हैं, तो मैं कालिनिक्स की अब थोड़ी सी पोटेंशियल दूंगा कि हम कालिनिक्स के अंदर रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं। हमने S6 सेशन एडमिन पैनल तो हैक कर लिया इजीली, अब हम देखते हैं कि एक्सेस की मजीद हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्या एक स्क्रिप्ट की स्टीलिंग ही है? मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 2014-15 के अंदर बहुत से लोगों का जो क्लिपबोर्ड का डाटा है वो कॉपी, ऐसे एक शौक था ना, एक पैशन था, एक वो एक स्टेज थी हमारी जिसमें नई चीजें एक्सप्लोर करने की बहुत लगन हुआ करती थी। तो वो कॉपी पेस्ट डाटा मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिली उसमें। तो इस तरह की अब लेटेस्ट फ्रेमवर्क आ चुके हैं। हमारे जमाने में जब हम बैकएंड हम 14-15 के अंदर करते थे तो फ्रेमवर्क्स नहीं हुआ करते थे। कालिनिक्स के अंदर अब तो टन्स टूल्स हैं, गिटहब पे टन्स टूल पड़े हुए हैं। उस वक्त इतने के हिसाब से टूल्स ओपनली अवेलेबल नहीं थे। तो अब ब्लेसिंग कह लें हैकर्स के लिए, नॉट फॉर द सिक्योरिटी गाइस, कि अब गिटहब पे टन्स ऑफ टूल पड़े हुए हैं। आप मेरे साथ इन टच रहें तो मैं आपको लेटेस्ट टूल्स आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा, वगैरह बताता रहूंगा। वो जो टूल्स होते हैं जो ब्लैक मार्केट में चल रहे होते हैं, वो हम इंटरनल ग्रुप्स के अंदर हमारे साथ चल रहे होते हैं, तो वो हम ये होती है कि रेडीमेड टूल्स होते हैं, आपको बहुत सी बेनिफिट हो जाते हैं। उनमें से एक टूल्स है बीफ का, जो अब मैं आपके सामने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। बीफ को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कमांड करते हैं, एपीटी। अगर आप एडमिन सुपर यूजर में है तो आपको sudo नहीं लिखना पड़ता। वैसे आप अगर एडमिन राइट नहीं है तो आपको sudo के साथ कमांड टाइप करनी पड़ती है। क्योंकि मैं इस वक्त एडमिन टर्मिनल के अंदर हूँ, मेरे पास रूट राइट्स हैं, तो मैं एपीटी इंस्टॉल बीफ -बीफ, ये कमांड है। आप इंटर करेंगे तो आप इंस्टॉल कर लेंगे बीफ। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहता, क्योंकि बाजू का पासवर्ड चेंज होता है, फिर कम्प्लिकेशन हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश की तो हमारा सेशन जो है 15 मिनट मजीद लंबा हो गया, दोबारा पासवर्ड को रीसेट करते 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 जो है ना नए लांजों में उलझ गए। तो मैं फिलहाल कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला था कि हमारा सेशन स्मूथ चलते हुए जो है ना इसको हम जो इंटरनेट पर्पज है वो अचीव कर लें। तो मेरे पास बीफ एक्सएसएस इंस्टॉल है, मैंने इसको रन किया। अब देखें ये कितनी मजे की चीज है, आपको इसका आइडिया होगा। मैंने लास्ट टाइम इन ऑडियंस को डायरेक्टली एंगेज किया था, लेकिन उसके अंदर बड़ा मसला ये होता है कि मेरी नेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। मैं आपके बारे में मेरी सोचा था कि 5-6 स्टूडेंट्स को, मतलब 5-6 ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करूं, उनको डायरेक्ट उनके ब्राउजर को यहाँ से एक्सेस करूं। लेकिन
उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे नेट की स्पीड इंतहाई स्लो हो जाती है, क्योंकि इंटरेक्शन की डायरेक्ट मेरे साथ हो जाती है, 4-5 लाइव कनेक्शन मेरे वेब सर्वर के साथ बन जाते हैं, तो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बहुत लिमिटेशन होती है। मैं क्लासेस के अंदर लाइव देता हूँ, लाइव एंगेज करता हूँ, तो वो उसमें उसका इतना इशू नहीं होता। तो सॉरी फॉर दैट कि हम किसी ऑडियंस को लाइव एंगेज नहीं कर पाऊंगा मैं। अब मैं ब्राउजर के अंदर अच्छा अनवर भाई, हम ऑफेंसिव साइड का तो आप बता रहे हो, हम डिफेंसिव साइड का भी बताएंगे कि हम हाँ किस तरीके से, जाहिर है अगर हमें एक चीज पता है कि इसमें एक्सेस, हम इसको रोकेंगे कैसे। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, तो फिर मैं शायद कवर अप ना कर सकूं। मैं थोड़े शॉर्ट आपको देता हूं। मैं आपको ड्रीमवर्क के अंदर अपनी वेबसाइट ओपन करके उसको आपको थोड़ा मिटिगेशन की टेक्निक्स बता दूं। लेकिन ये चूंकि हम समंदर को कूजे में बंद करने के चक्रों में हैं, तो हम सारा कुछ कवर नहीं कर सकते। और कोडिंग पर्सपेक्टिव लोगों के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, नॉर्मली वो इंटरेस्टेड नहीं होते, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैं इसको स्क्रिप्ट करना चाह रहा था, चले मैं आपको इसको थोड़ा सा आइडिया देता चलूं। नहीं, मसला ये है ना कि मतलब मैनेजमेंट सवाल ये पूछती है कि इसको ठीक कैसे करना है। अच्छा, बता तो देते हैं, तो हमें मिटिगेशन भी तो बतानी है ना। मिटिगेशन में आपको जो इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत वाइड किस्म की जो अवेलेबल है, जो बेसिकली ब्रॉड लेवल पे कह सकते हैं ना कि क्या डेवलपर को करना चाहिए, वो मैं आपको छोटी मोटी टेक्निक बताता हूँ जो बहुत इफेक्टिव हैं। और डेवलपर अगर इनके ऊपर थोड़ा सा काम करे, तो वो 90% एक्सेस के अटैक रोक सकता है। 10% मैं इस वजह से क्लेम नहीं कर सकता कि फिर भी मिस्टेक वो कर जाते हैं कहीं ना। तो वो लेकिन ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो 90% आपके सिक्योरिटी आपको इंश्योर करते हैं। मैं यहाँ पे पेन टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही था, और अब मैं उस पेज के अंदर आता हूँ जिसके ऊपर हमारे पास एक्चुअली वर्नेबिलिटी थी। लेट मी चेक कौन सा पेज, यूआरएल कौन सा था पेज का। अच्छा, व्यू नाउ। आपको मेरा ड्रीम नजर आ रहा है अभी? जी आ रहा है ड्रीम। अच्छा, अब हम जी नजर। अच्छा, ये थोड़ी सी बोरिंग डिस्कशन है, लेकिन आपने थोड़ा स्टिकी रहना है और चीजों को उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ग्राफ करने की कोशिश करनी है कि भाई एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है। अच्छा, अब कोई भी वेब पेज हो, आप उसके अंदर जब यूजर पोस्ट कर रहा होता है, तो चाहे वो एमवीसी हो, चाहे जो कुछ भी हो, डेटाबेस का इंटरेक्शन सेम रहता है। कोर के अंदर बनी हुई हो, फंक्शंस बन जाते हैं, सिक्योरिटी का एक लेयर एडेड हो जाती है, लेकिन बिहाइंड दिस सीन जो एक्चुअली इंटरेक्शन हो रही होती है, अगर 3 पर्दों के पीछे छुपा भी लेना, तो एमवीसी होता है बेसिकली आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, वो थोड़ा सा चीजों को अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जाता है, लेकिन एक्चुअली हो सेम यही चीज रही होती है। ठीक है, तो वो मैंने लास्ट टाइम एप्लीकेशन बनाई थी, वो एमवीसी के अंदर थी, उसके अंदर चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक नॉन प्रोग्रामर बनने के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो मैंने एप्लीकेशन को सिंपल कोर के अंदर अभी कर दिया है, ताकि चीजों को थोड़ा सा वो लॉजिक को समझने की कोशिश कर लें, लॉजिक को थोड़ा सा ग्राफ कर सके कि भी लॉजिकली क्या हो रहा है। अच्छा, ये वो पेज है जो अभी हमारे पास ये नजर आ रहा है, ये वाला पेज ना, इसकी मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला पेज है जो viewnow.php है, इसके ऊपर ये सारा का सारा कंटेंट जो आ रहा है, ये इसी पेज के कोड, सोर्स कोड हम अब देख रहे हैं। इस सोर्स कोड के अंदर ये वो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है जो सबमिट होता है, और बेसिकली इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है। ये यहाँ पे मैं आपको कोड में वो फॉर्म दिखा देता हूँ। ये वो बेसिकली यूजर कमेंट्स वाला फॉर्म है, और इसके अंदर बेसिकली ये यूजर इनपुट जा रही है। ठीक है, इनपुट फील्ड है, फर्स्ट फील्ड है टाइटल की जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी है टेक्स्ट एरिया की फील्ड नाम जिसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। यहां से डाटा बेसिकली आपकी इनपुट को डेटाबेस में लेके जा रहा है। डेटाबेस तक जाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटाबेस में चला गया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा जब कॉल करता है पेज के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे वो सेशन चेक करने के बाद आपके कमेंट्स को बेसिकली डू वाइल लूप के जरिए यहाँ पे बेसिकली वो कर देता है, पेस्ट कर देता है, आपके डेटाबेस से उठा के कंटेंट यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देता है। ये बेसिकली डू वाइल लूप लगी हुई है, ये डू और ये वाइल आपका डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड फेच कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमने टाइटल जो है उसको सैनिटाइज नहीं किया, और बेसिकली जो कमेंट सेक्शन है उसको हमने इस स्ट्रिंग एस्केप का एक फंक्शन है, जो अगर आप पीएचपी की कोडिंग के अंदर जाएं तो वो आपको बताएगा कि क्या बेसिकली एस्केप कर रहा होता है कैरेक्टर। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बोरिंग कंटेंट है,
लेकिन ये डेवलपर्स वगैरह के लिए एस्केप फंक्शन PHP। तो ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, फंक्शन ये बेसिकली एस्केप फंक्शन क्या कर रहा होता है, आपके करेक्टर को एस्केप कर रहा होता है, बेसिकली जो वल्नरेबल एस्केप होते हैं। तो हम इस सूरत में एस्केप के अंदर मैंने क्या किया था, ऊपर फंक्शन को मैंने खुद से डिस्क्राइब करके अंदर उसका कंटेंट चेंज किया हुआ था। अब मैं इस फंक्शन को देखता हूँ बेसिकली के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर कॉमेंट्स को पास किया। ये क्या करता है, उसकी UTF टाइप जो होती है बेसिकली, जो उसकी जो करेक्टर इनकोडिंग है उसको चेंज कर देता है। अब जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक खास करेक्टर इनकोडिंग चाहिए होगी। अगर वो करेक्टर इनकोडिंग होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मैं ये फंक्शन आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि ये फंक्शन हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, ये एस्केप फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, जो इनपुट ले रहा है, जो उसको स्ट्रिंग दे रहे हैं, उसकी इनकोडिंग को चेंज कर रहा है, UTF से बेसिकली कर रहा है इसको एक और कोड्स की जो है ना उसके अंदर फॉर्मेट है उसके अंदर इनकोड कर रहा है। कोई भी स्ट्रिंग लेगा उसकी अगर UTF की फॉर्मेट है, जो जावा एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका मिलिशियस जो स्क्रिप्ट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, ये बेसिकली था आपकी एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन XSS की। अब इनपुट में आप जब यूजर इनपुट दे रहा है उसके अंदर मिलिशियस इनपुट से भी आपने बचना है। फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हम चाहते हैं तो उसके अंदर भी हम एक करेक्टर एस्केप का फंक्शन यूज करते हैं, गेट SQL स्ट्रिंग वैल्यू, और उसके अंदर भी हम मिलिशियस कंटेंट को बेसिकली वाइप आउट करते हैं। तो वो ये चूंकि हम इस पे दोबारा पूरा एक सेशन कर सकते हैं, जो कोडिंग में इंटरेस्टेड है या इसको थोड़ा सा थॉरली देखना चाहते हैं तो हम इसके लिए सेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम इसको फिलहाल इस थॉरली थोड़ा सा ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ तक महदूद रखूंगा। इज इट इनफ हाजिर? जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं कि अब हमने बेसिकली बीफ का अब हमने ओवरव्यू करना था। अब हमारे पास ये एक ब्राउजर के अंदर फ्रेमवर्क है और मैं इसके अंदर विक्टिम बनाऊंगा डिफरेंट लोगों को। कि मैं इसको बर्फ सूट से इसको स्किप करवा लूँ, मैं प्रॉक्सी को डायरेक्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे स्लो हो जाएगा, नेट स्पीड और स्लो हो जाएगी, यूजर से इंटरेक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क क्या करता है, दिस इज वेरी मतलब मैं कहता हूँ इसको लेमैन टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, मजे का फ्रेमवर्क है। तो बात सुन कहते हैं सर ये कोई खाने की चीज तो नहीं है जो मजे का है। तो चीजें बाज़-औक़ात इतनी डिलीशियस होती हैं कि तो मैं तो उसको मजे का ही कहता हूँ कि भाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिलीशियस फॉर मी। अच्छा, अब यहाँ पे ये बेसिकली बीफ क्या करता है, इसके अंदर एक हुक होती है जो हम किसी वेबसाइट के अंदर बेसिकली अपेंड कर दें, तो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं पुश करूंगा एक स्क्रिप्ट, जो एक्सेस की वल्नरेबिलिटी मिल गई थी वहां पे, अब मैं एक स्क्रिप्ट पुश करूंगा ये वाला, और देखूंगा क्या वो स्क्रिप्ट मुझे वो यूजर को विक्टिम को मेरे पास खींच के लाता है कि नहीं। लेट मी कॉपी, और यहाँ पे जो हमने ब्राउजर के अंदर अब हम एक चिकन की डिश को चेंज कर लेते हैं क्योंकि वहां पे काफी सारे अलर्ट आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, और मेरे ख्याल में ये लॉगिन लॉग आउट हो गया है एडमिन की वजह से। अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लॉगिन किया। अच्छा, अब हम अपना स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे इस पेज पे, कि इस पेज पे जो भी यूजर आए हमारे पास हुकअप हो जाए हमारे बेसिकली बीफ फ्रेमवर्क के अंदर। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कुछ लोग हो सकता है बोर हो रहे हो। नहीं, दिस इज ओके, दिस इज गुड।
बेसिकली देखिए थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन वही देखना यही है ना, लोगों को दिखाना है कि एक्चुअली होता क्या है फिर उसके बाद। हाँ, ये अब हम एक हुक लगा रहे हैं, ये वो हुक है जो मैंने वहां से कॉपी की है, और ये जेस की हुक है, और ये बेसिकली मुझे यहाँ पे उनको कैप्चर, जो विक्टिम होगा वो यहाँ पे मेरे बीफ के फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेगा या फिर इसको हुक कर लेगा। ये वो स्क्रिप्ट है जो मैंने विक्टिम को इंजेक्ट करनी है पेज पे, जिसको विजिट करेगा तो बेसिकली वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, विक्टिम मेरा शिकार हो जाएगा, मैंने एक जाल बिछाया उस जाल के अंदर आ जाएगा। अब हम इसको पुश करते हैं और रिजल्ट देखना चाहते हैं क्या हमारे पास वो विक्टिम हमारे पास हुआ कि नहीं। मैं कहता हूँ बीफ हुक, और मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अच्छा, अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जो भी यूजर अब आएगा, मैंने लास्ट टाइम लाइव वेबसाइट को पुश किया था तो उसका ये हुआ था कि मेरे पास लाइव यूजर आ रहे थे, तो लिमिटेशन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि हम लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्टिव एक्सप्लॉइट करें उनको यहाँ पे लाइव। ये फिर 10 मिनट रह गए मेरे ख्याल में, तो मैं कोशिश करूँ कि 10 मिनट के अंदर आपको वाइंड अप कर लूँ, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करूँ। अच्छा, अब मैं ब्राउजर फ्रेमवर्क में आया और लेट्स सी क्या हमारे पास वो पेज ब्राउज होने के बाद क्या उसमें कंटेंट आ रहा है। लेट मी चेक कमेंट्स के अंदर क्या हमारा वो स्क्रिप्ट पुश हुआ। आई थिंक इट्स ओके। मेरे ख्याल में इसको मुझे फायरवॉल को थोड़ी देर के लिए एडिशन प्रोटेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि बिट डिफेंडर आपको एक एडिशनल शील्ड देता है जो आपकी हुक्स को भी रोक लेता है। नेटवर्क के ऊपर एक्सेस की हुक्स को ये स्टॉप करता है बिट डिफेंडर। ये देखिए मेरे पास अभी आपको लाइव के अंदर आपको एक आईपी नजर आ रही होगी, नजर आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी नजर आ रही है। अच्छा, ये विक्टिम है। लास्ट टाइम चूंकि मैंने ऑडियंस को कहा था कि उस वेबसाइट को विजिट करते जाएं, लाइव वेबसाइट थी वो मैंने होस्ट की भी थी। लेट मी चेक अगर वो अभी तक होस्टेड है। पेन टेस्ट ये वेबसाइट मैंने होस्ट की थी लाइव, जी होस्टेड है, और यहाँ पे मैंने लाइव यूजर को एंगेज किया था, और ये बेसिकली अब एक पब्लिक डोमेन के ऊपर फ्री होस्टिंग के ऊपर ये वेबसाइट होस्ट कर रही है। लेकिन चूंकि मेरे इंटरनेट कोई बहुत जानदार नहीं है, अब मैं लाइव यूजर को एंगेज नहीं कर पाऊंगा या नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये अब अच्छी खासी बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेता है। तो वो आप इसके अंदर इस ये यूआरएल नोट कर लें, इस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें, खुद करना चाहें तो आप इसके साथ कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह सब मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। आप लोग इस पे पीओसी भी करना चाहें या एक्सपेरिमेंट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ मीनवाइल यहाँ पे चैट के अंदर। मैं आपको ये वेबसाइट का आप इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। ये लाइव है, इसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अब हमारे पास ये बेसिकली हुक आ गई। अब इस हुक्स के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये रियली इंटरेस्टिंग भी है और मजे की चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर मैं फेसबुक का पासवर्ड भी उससे ले सकता हूँ, डिफरेंट गूगल के पासवर्ड भी फेच कर सकता हूँ। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगी भी तो मैं सक्सेसफुली इसका अकाउंट भी कंप्रोमाइज कर लूंगा। अच्छा, अब हम कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इसके ब्राउजर के ऊपर, तो हम कमांड्स के ऊपर आते हैं, तो हमारे डिफरेंट किस्म की कमांड्स हमारे पास एग्जीक्यूशन की ऑप्शन आती है।
ये आपको डिफरेंट किस्म की एग्जीक्यूट, कुछ इसमें एग्जीक्यूट होंगी कुछ नहीं होंगी, क्योंकि हर दिन आए दिन के साथ ब्राउजर के अंदर अपडेट्स आ रही होती हैं और प्लगइन अपडेट हो रहे होते हैं, पीछे कोडिंग अपडेट हो रही थी, तो कुछ चीजें इस पे काम कर रही थी। लेकिन इसमें मोस्ट जो इंटरेस्टिंग जो चीज है, जो बार बार मतलब मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, बताता भी हूँ, वो है फिशिंग अटैक्स, जो बहुत जबरदस्त किस्म के यहाँ से एग्जीक्यूशन भी इनकी आसान होती है और अगला इजीली फुल बन जाता है और हमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल देता है। फॉर एग्जांपल हम गूगल फिशिंग की बात करते हैं, यहाँ से मैं डायरेक्टली एक कमांड पुश कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि उधर क्या हो रहा है हमारे पास। मैं इसको यहाँ से मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे यूजर के पास जो पेज लोड होगा, देखिए क्या पेज लोड हुआ, जीमेल का, नजर आ रहा है आपको? ये देखिए यूआरएल मेरा चल रहा है, लेकिन लेमैन यूआरएल पे फोकस नहीं कर रहा होता। उसके पास पॉपअप हुआ, उसने कहा ओह ये तुम्हारे जीमेल का अकाउंट है, लेट दोबारा लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि anwar@gmail.com और पासवर्ड देता है माय पासवर्ड रखता है, पासवर्ड 123। अब यहां से मैंने साइन इन करने की कोशिश की, इसने मुझे सिंपली वो अब मुझे पेलोड मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मैं अगर अगला पेज भी स्पेसिफाई करता तो गूगल पे मुझे भेज देता, वो मैंने अभी शायद कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए मुझे उसने 00 के आगे फॉरवर्ड कर दिया। नॉर्मली वो मुझे गूगल के अपने साइन इन पे फॉरवर्ड कर देते, देखिए इसने अपने साइन इन पे मुझे फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ से मैं दोबारा लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ क्या वी फ्रेमवर्क के अंदर मुझे कोई चीज रिसीव हुई है। अब आप देखिए मुझे उसका यूजर नेम भी मिल गया, उसका पासवर्ड भी मिल गया। आप लोगों को नजर आ रहा है? यूजर फीडबैक रिक्वायर्ड। जी जी नजर आ रहा जी सर, नजर आ रहा है। तो ये इसमें आप देखें, इसके अंदर मैं अपने बनाए कस्टम पेलोड पुश कर सकता हूं। जो मैंने काफी कुछ किया एक्सप्लॉइटेशन की बाद में पहले साल एक पहले, क्योंकि प्री फ्रेम बैक इन 2019 के अंदर पॉपुलर हुआ था, तो मैंने अपना एक पेलोड बनाया हुआ था और वो मैं पेलोड पुश करता था, तो वो प्लगइन इंस्टॉल करने का कहता था। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मैं उसकी पीसी के लीस्ट प्रिविलेजेस एक्सेस तक, मतलब मुझे वो एक्सेस हो जाता था, उसके अंदर मैं मेटाप्रेटर शेल ले लेता था, वो डायरेक्टली मुझे रिवर्स टीसीपी कनेक्शन थ्रो कर देता था और मैंने एक पब्लिक आईपी एक लिस्टनर लगाया हुआ था जो कलेक्ट कर देता था। तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है जो हमने एक स्टेज के साथ किए और डिफरेंट रिजल्ट्स लिए इसके ऊपर। तो लेकिन दैट इज फॉर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस में, कोई किसी का नुकसान का वो नहीं था कि हम किसी को इसमें हमारा कोई इंटेंशन थी कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो ये देखिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पेलोड्स हैं, डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, यहाँ से मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ कस्टमर जो विक्टिम के ब्राउजर के अंदर। अच्छा, मैं फेसबुक की भी फेक नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, फेसबुक का भी उसने बहुत अच्छा सा लॉगिन बनाया हुआ है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। कैन यू गाइस हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट दी फेसबुक का अगर हम कोई यहाँ से प्लगइन देखें, वो फिशिंग का यहाँ पे मुझे कहीं नजर आ रहा था, लेकिन अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। फेक नोटिफिकेशन बार मेरे ख्याल में ये है शायद, नहीं वो फेसबुक का ही था, लॉगिन पेज आ जाता, पॉपअप हो जाता था, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता कि यूर लॉगिन सेशन हैज बीन एक्सपायर, प्लीज लॉग इन अगेन। तो वो यूजर का वो परेशान होकर दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता था और वो बेसिकली हमारे पास उसके आईडी पासवर्ड आ जाते थे। इफ आई कैन सी अगेन, इधर हमारे पास वो टाइम काउंट जो है ना वो 2 मिनट रह गया है। शुड वी कनेक्ट अगेन? अनवर भाई टाइम की फिक्र ना करें, अगर कुछ है इम्पोर्टेंट 10 मिनट का भी है तो हम दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, 10 एज बार। आई सेड, जिसको इंटरेस्ट है वही आएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो इसके अंदर 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताना चाह और रहा था, लेकिन टाइम बाद बहुत। में हम इसको इकट्ठा करके एक सेशन में आकर अपलोड भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक तो हो अगर गया, कोई मिस भी करता है तो उसका मिस नहीं होगा। चलें ठीक हो गया। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के थे, अब मैं ट्राई कर लेता हूँ। सारे जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपर्ट काम करें या सारे नोटिफिकेशन पुश हों, तो वो लेट मी चेक कि यहाँ से सिंपल हाईजैकर रिप्लेस फेक।
यूजर इंटरफेस अब्यूज, यहाँ से मैं इसको इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर के अंदर क्या चीज पुश हो रही है। मेरे ख्याल में ये मोजिला फायरफॉक्स के अंदर काम नहीं करता, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ये एक्सप्लॉइट काम करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं इसके रिजल्ट चेक कर लेता हूँ और इसके मुझे पास रिजल्ट नहीं आ रहे। अच्छा, अब मैंने आपसे दूसरी बात की थी कि मैं एक नेटवर्क एक्सप्लोर कर सकता हूँ, नेटवर्क स्कैनिंग कर सकता हूँ, वो उसका एस्पेक्ट, अगर आप इसमें नेटवर्क का टैब है जो बेसिकली हमें बताता है कि भाई यूजर की बेसिकली नेटवर्क का मैप कैसे हो रहा है, वो भी हम चेक करते हैं। और अभी इसने पुश नहीं किया नेटवर्क का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे पोर्ट स्कैन भी करता है। और लेट मी चेक कि भाई कहाँ से मैं, अच्छा मेरी आवाज आ रही है, वो अगेन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। Yes, we can hear you, Ross. अच्छा, हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या हम नेटवर्क को भी मॉनिटर कर सकते हैं, जो उनकी नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं कि नहीं। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रीवियसली ये सारे मेरे हुक्स थे, यहाँ पे हम देखें हमने नेटवर्क को भी स्कैन किया हुआ है। इनके नेटवर्क्स को अगर आप देखें तो ये पूरे नेटवर्क का लेआउट बना के आपको देता है। लेट मी शो यू, किसी का हमने नेटवर्क स्कैन किया हो तो वो आपको पूरा का पूरा मैप बना के देता है। प्रीटी इंटरेस्टिंग। अगर आप ये देखें, आपको मैप नजर आ रहा है। हमने एक विक्टिम को बेसिकली इसका स्कैन किया था, बेसिकली इसका इंटरनल नेटवर्क। तो उसकी मोबाइल डिवाइसेस कनेक्टेड थी और उसका लैपटॉप कनेक्टेड था, तो दोनों डिवाइसेस को उसने स्कैन किया था। तो जितनी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड होंगी वो स्कैन करना शुरू कर देगा। इस पे आप मजीद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कमांड्स है कुछ इसकी नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन की। लेट मी चेक, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और इफ आई कैन सी, डीएफ विंडोज बेस्ड है या लिनक्स बेस्ड है खाली, या काली का हिस्सा है? ये काली का हिस्सा है और काली के अंदर ही ये फ्रेमवर्क चलेगा। बट कभी यूज नहीं किया कि शायद इसका विंडोज का भी कोई वर्जन हो, एग्जिस्ट करता हो, लेकिन आज तक मैंने यूज नहीं किया वैसे बाय द वे। अच्छा, तो इसके अंदर हम नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं। इसका कमांड देके हम इसको नेटवर्क स्कैन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, इसका नेटवर्क का पोर्शन है। यहाँ से हम क्रॉस ओरिजिन स्कैनर है, यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन फ्लैश स्कैनर है, डीएनएस इनमरेशन है। ये डिफरेंट किस्म की कमांड हम एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट इसके नेटवर्क के टैब के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी, फिंगरप्रिंट लोकल नेटवर्क। यहाँ पे हम पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो विक्टिम है उसकी कौन सी पोर्ट्स ओपन है। और मेरा ब्राउजर ऑफलाइन हो गया, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि नेटवर्क स्कैन करते हुए कुछ फायरवॉल ऑन है मेरी विंडोज की, तो मेरे ख्याल में उसको कनेक्शन को शट डाउन कर देती है, तो वो इस वजह से वो कनेक्शन मेरा यहाँ से गायब हो जाता है।
तो ये डिफरेंट, जब हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं इनके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाते हैं। और एक लॉग्स का होता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो लॉग्स के अंदर हमें नजर आ रही होती हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन से एक्सप्लॉइट्स हमने इसके ऊपर पुश किए और उनके क्या रिजल्ट्स आए हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क स्कैनिंग की, डिफरेंट एक्सप्लॉइट पुश किए। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं और डिफरेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं, तो मेरे पास नेटवर्क स्कैनिंग कोई इतनी सक्सेसफुल रहती नहीं है। जिस तरह मैंने विक्टिम्स यूज़र को जो इंटरेक्शन कर रहा था उनके नेटवर्क स्कैन किए थे, उनके रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो वो बड़े ऑब्वियस सी और बड़े क्लियर किस्म के होते हैं जो मैंने किए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मैंने अपना चूँकि कुछ सिक्योरिटी फीचर्स इंस्टॉल किए हैं फायरवॉल के अंदर एडिशन, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है और मेरे अपने पीसी के इंटरनेट नेटवर्क को स्कैन नहीं पाता। मैंने वेब आरटीसी डिसेबल किया होता है अपने ब्राउजर्स के अंदर, जो बहुत क्रूशल है इसको एक्सप्लॉइट के लिए। आप भी, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, जो लोग सिक्योरिटी कॉन्शियस हैं, तो ये वेब आरटीसी प्लगइन होता है, इसको डिसेबल कर लिया करें। ये इंटरनल स्कैनिंग करता है बेसिकली, ये आपकी इंटरनेट को एक्सपोज कर देता है किसी भी अटैकर के लिए। इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर ये, मतलब मैं समझता हूँ कि इसको डिसेबल रहना चाहिए। तो वो ये इसको यूज करते हुए हम इंटरनेट नेटवर्क को स्कैन कर लेते हैं। जैसा यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्लॉइट के आपको पिक्चर भी नजर आएंगी कि वेब आरटीसी कैसे बेसिकली आपके इंटरनेट नेटवर्क को स्कैन करने में हेल्पफुल रहता है। ये 2-3 पिक्चर्स बनाई हुई है, बड़ी ऑब्वियस सी मतलब डायग्राम है जो आपको क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट देती है कि बेसिकली कैसी ये बिहाइंड दी फायरवॉल या आपके इंटरनेट नेटवर्क को, नेट के बिहाइंड आपके नेटवर्क को कैसे स्कैन करता है। और आप फ्री टाइम में अंदर आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, वेब आरटीसी कैसे काम कर रहा होता है और कैसे वो नेटवर्क स्कैनिंग के मतलब हेल्पफुल रहता है, क्या चीज़ें हैं वो। आपके लिए थोड़ा सा जो है ना होमवर्क है, आप इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। तो ये डिफरेंट एक्सप्लॉइट, कोई क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे बहुत सी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगी, जिस पे हम मैं कोशिश करूँगा कि कभी ऑनवर्ड सेशन के अंदर डिस्कशन कर लें, या कोई 1-to-1 कोई पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम बाद में। जज़ाकल्लाह, वैसे सेशन आपका तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक सेशन और होना चाहिए, एक सेशन इनफ नहीं आई थिंक इसको समझने के लिए। वो मैनेज कर लेंगे शायद भाई, इसका देख लें। हम थोड़ा सा अगर अब इसको थोड़ा सा बेसिक में लेके चलें, या अब कोडिंग के पर्सपेक्टिव में चलें, डिफरेंट डायरेक्शन आ जाती है ना। एक्चुअली आप किस डायरेक्शन के अंदर इसको समझना चाह रहे हैं। अगर आप डेवऑप्स डेवलपर हैं तो मैं डिफरेंट अंदाज में आपको समझाता। अगर आप डिफेंसिव सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं तो वो ये जो हमने कोशिश की है, ये आज तक वेबिनार था, वो हमने डिफेंसिव सिक्योरिटी के लोगों के लिए बेसिकली मैंने इसको डिजाइन किया था कि जो लोग डिफेंसिव सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा समझ आ जाए। साजिद भाई ने क्वेश्चन किया तो थोड़ा मैं कोडिंग वाली साइड पे गया, थोड़ा सा टच दिया, लेकिन बेसिकली वो हमारे स्कोप में था नहीं ऐसे। नहीं अनवर भाई, सेशन बहुत बड़ा अच्छा था। ये काफी बहरहाल आप अभी देखिए मजीद क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें माशाल्लाह काफी है ऑप्शंस, कई चीजें हैं लर्निंग की, इसके अंदर भी है। और भी कोई टॉपिक अगर आपके जहन में आता है तो वो देख लें, बग बाउंटी का हो या इवन 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 जो टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है सारा कुछ, है ना। मतलब कैसे, जैसे आपने अभी दिखाया है ना कि एक पेज में अगर कोड का मसला है उसके जरिए क्या क्या कुछ हो सकता है, तो ये इट्स आई ओपनर। कई लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि इसको देखना। मतलब वहां से हम पढ़ते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन होती है, वो होता है, वो होता है, लेकिन उसका एक्चुअली इम्पैक्ट देखना से काफी बंदे को फर्क पड़ता है, अंदाजा होता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मैं एक सेशन देता हूँ नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर मैं देता हूँ, लेकिन वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का एक सेशन होता है जिसके अंदर 6 कंसेक्टिव लैब्स होती हैं, मतलब वेरी इनिशियल से लेकर मोस्ट एडवांस एमवीसी इंजेक्शंस तक था। तो वो कंसेक्टिवली 4-5 आवर्स रिमोटली देना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। नहीं तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं ना, 2-3 सेशन में नहीं ब्रेक कर सकते। फ्लो टूट जाएगा, फिर पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर मतलब जोड़ने के लिए भी पीछे से रिव्यू देना पड़ेगा। तो कोशिश कर लेते हैं मतलब मैं उसको
कंप्रिहेंसिव करने की कोशिश कर लूंगा, लेकिन चीजें मतलब उस तरह ग्रिप नहीं होंगी आप लोगों को या उस तरह से। उसमें उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसमें आप उसको मतलब 2-3, अगर 5 आवर्स में ज्यादा एग्जांपल है तो उसमें एग्जांपल्स कम करके 2-3 एग्जांपल्स कर सकते हैं हम कवर। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन एसक्यूएल इंजेक्शन पे देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको हम थोड़ी सी बेसिक से लेकर आहिस्ता 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 एडवांसमेंट की तरफ लेके चलें। मैं बेसिकली 8-9 हाँ कोर एरियाज के अंदर लेक्चर्स देता हूँ जो बहुत मतलब आई ओपनर किस्म के हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। उनके अंदर ये मोस्टली वेब एक्सप्लॉयटेशन है, जिसके ऊपर नॉर्मली नॉलेज लोगों का लिमिटेड होता है और वो समझते हैं कि अच्छा यार ये शायद एसक्यूएल मैप एक टूल ही है और इससे क्या क्या हो सकता है, किस तरह होता है, कैसे एक्सप्लॉयटेशन का लेवल एक जगह से स्टार्ट होता है और पिवटिंग करते हुए हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं। हम आरडीपी के अंदर आरडीपी ले सकते हैं, उसके अंदर आरडीपी से लेके हम मतलब हम 4th लेवल 5 लेवल तक डेप्थ हमने सिमुलेट किया हुआ है और इसके लिए लैब थोड़ी सी बनाना मुश्किल हो जाती है। उसका कोशिश करूंगा मैं इसका कोई पैटर्न डिफाइन करूं कोई और इसको मतलब एक बना ले, आउटलाइन बना ले, तो उसको हम 4 या 5 सेशंस में उसको कर सकते हैं ब्रेक करके। तो वो तो वीएम वगैरह जो आप उसकी एक बना के सेपरेट कर लें। ठीक हो गया। बाकी देखें जैसे आपकी ये मैं आपको डेफिनेटली हमारी तो रिक्वेस्ट है, बाकी आपका टाइम और आपका एफर्ट्स हैं सारी, नहीं इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह हम इसको चलेंगे। ये भी अगर मैं बात करूं तो मैं शायद कमा हक का हूँ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अब, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है कि ये मैंने अभी 30% आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसके अंदर 70% चीजें अभी भी हैं जो एक्सप्लेन करने वाली हैं, जो लेकिन वो बहुत थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आ जाती हैं और वो ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा कोडिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको थोड़ा सा नेटवर्क का मतलब ऑफेंसिव बैकग्राउंड होना चाहिए और थोड़ा सा जो है ना आपका असेंबली का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो फिर वो आप शायद 90 80 90 तक इसके एसेंस तक पहुंच सकें। अनवर भाई एक और चीज है उसके अंदर, जैसे अभी हमने इसमें यूज किया, आपने इसमें बीफ यूज किया, आपने बर्ब सूट यूज किया। अगर आप छोटी छोटी वीडियोस बना दें हमें कि बर्ब सूट पे कैसे यूज करना है, बीफ कैसे यूज करना है, सिर्फ इनके हिसाब से, ठीक है। उसका भी एक फायदा हो सकता है कि अगर लोगों को उसका इस्तेमाल पता होगा तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ ये एक अच्छा मतलब आपने बहुत क्योंकि अच्छी ये तो सजेशन ये यूज होते रहते हैं, बर्ब सूट तो बहुत यूज होता है, ठीक है। बीफ मैंने आप फर्स्ट टाइम देखा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे बर्ब सूट का आइडिया है कि उसके जरिए आप अपना चेंज कर सकते हैं सारा इनपुट्स बर्ब वगैरह। सूट तो आप देखें तो मैं तो प्रोफेशनल वर्जन यूज करता हूँ और मैं आप कह लें कि मैं वेब एक्सप्लॉयटेशन के अंदर 95% बर्ब यूज करता हूँ, इतना सही, एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ। वो लोग ढूंढ लेंगे खुद ही, जो उनको चाहिए होगा क्रैक वर्जन ढूंढना हो तो ढूंढ लेंगे लोग, लेकिन ये है कि बर्ब सूट एक अच्छा है वैसे, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त टूल है। मैं सर बता रहा हूँ ना कि मैं 95% वेब एक्सप्लॉयटेशन के लिए बर्ब यूज करता हूँ। 95% a huge सही है, huge portion of my exploitation depend upon बर्ब। सही मैं है, सही है। वेब एपीआईज के ऊपर मैं एक लेक्चर देता हूँ, वो भी 2-2.5 घंटे का होता है और वो बहुत एक्सटेंसिवली बर्ब के बेस कर रहा होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको डिफरेंट एपी, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा और भी देता हूँ। अगर आप एक बात और, सॉरी आपको काट रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप एक जैसे आप कहें ना 4 आवर्स का या 5 आवर्स का, वो भी अगर आप चाहें तो वो हम एक प्लान कर सकते हैं किसी भी वो दिन पे हम कर लें। ठीक हो गया। तो सर छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत समझने वाली हैं। अब हम वो लोग वायर शॉक यूज करते हैं, मैं वायर शॉक नहीं यूज करता, मैं फिडलर यूज करता हूँ। और मैं अब 4 सही, घंटे का सेशन आप फिडलर के आपके सामने ओपन हुआ है, इस फिडलर पे मैं आपको 4 घंटे का सेशन दूं तो आपकी एक दफा आंखें खुल जाएं और आपको पता चले कि हाँ यार ये भी होता है। ये मतलब आपको मैं सिर्फ टूल से आप फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि उस पर क्या काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है। ये फिडलर एक छोटा सा टूल है जो डेवलपर शायद यूज करते थे एक जमाने के अंदर, लेकिन अब इसके ऊपर क्या क्या कुछ हो सकता है। ये बेसिकली कैप्चर कर रहा होता है आपकी लाइन के ऊपर डाटा जो जा रहा होता है और उसको किस किस के प्लगइन किस किस्म के आ चुके हैं। ये जो वायरशॉक से ज्यादा बेहतर मेरे लिए ये काम कर रहा होता है। अपना एक एक्सपोजर होता है, अपना काम करने का स्टाइल होता है, लेकिन आई बिलीव मुझे यहाँ से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिला है और सीखने को मिला है। तो इस पे भी फिल्डर पे भी एपीआई टेस्टिंग के ऊपर भी इन सारी चीजों के ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलेंगे। मेरा थोड़ा सा सर टाइमिंग का इशू ये होता है कि शायद वो अलाइन करना थोड़ा सा मुझे इशू होता है। ये साजिद भाई को मैं 2-3 दफा कहा है कि यार थोड़ा सा कोलाइन कर लिया मेरे से कोऑर्डिनेशन कर लिया करे तो मैं पकड़ाई दे दूंगा, तो लेकिन वो नहीं भी भूल साजिद को जाते मैंने पीछे लगा दिया आपके साजिद को पीछे लगा दिया मैंने बस।
तो इंशाल्लाह सर ऐसी चीजें जो नॉर्मली आपको सुनने में या देखने में कहीं नहीं मिलेंगी, हम उन पे काम करेंगे। अभी मेरे यहाँ No पे doubt you're right on that. Fiddler is not easy to find actually. हाँ, The people are not known about it. अभी ये बेसिकली फिडलर को आपको प्रॉक्सी नहीं करनी पड़ेगी। मैं ब्राउजर यहाँ पे कर रहा हूँ और वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे बेसिकली फिडलर एक एक यूआरएल को मुझे वो ग्राब करके दे रहा है और वो डिफरेंट उसके अंदर कुकीज क्या है, डिफरेंट क्या है, देखिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट जा रही है, टनल है, नहीं है, क्या क्या हो रहा है, कंपोजर क्या है, ऑटो रिस्पॉन्डेंट क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्डेंट के जरिए क्या क्या पुश कर सकता हूँ, क्या क्या फिडलर के स्क्रिप्ट्स क्या क्या है जो बिल्ट इन डॉटनेट के अंदर बने हुए स्क्रिप्ट्स हैं और उनको क्या क्या चीजें पुश कर सकता हूँ। इट्स रियली जो है ना इंटरेस्टिंग और काम करते हुए बहुत मजा आता है। तो हम मैं शहजाद भी हम पहले एक फिडलर पे सेशन ना रखवा लें। रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे अनवर भाई से, अगर एक फिडलर पे सेशन रख लें तो बर्डसूट पे तो हमें बेताशा मिल जाएंगे। बर्डसूट पे आपको यूट्यूब भरा पड़ा है, मतलब हर कोई करवा लेता है, फिडलर पे नहीं मिल रहे होते। तो ये लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, आपको थोड़ी बेसिक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा चीजों को एसक्यूएल इंजेक्शन को या ओएस टॉप 10 को थोड़ा सा ग्रेजुअली देखना पड़ेगा। अगर हम 1 2 3 सेशन ताकि ऑडियंस को हम उस लेवल पे लेके आ सकें। अगर हम डायरेक्टली जंप इन करेंगे तो मेरे ख्याल में 70 to 80% सही है अनवर भाई दिस इज योर कॉल। आप उसको डिजाइन करें जैसे भी है और डेफिनेटली आप यहाँ करेंगे, ठीक है। आप हमारे लिए अगर सेशन करते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे तो ये हमेशा के लिए वहाँ पड़ा रहेगा, कोई भी आकर इसको सेलेक्ट कर सकता है। तो ये जो है ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है, आपके लिए भी हो जाएगा कि आपकी एक चीज वहाँ पे पड़ी हुई है और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हो गया, हम कर लेंगे। सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। थैंक यू अनवर भाई, थैंक यू so much. सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू भाई। Yeah, baby birds. Oh no.